अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइंस आपने मुलाहज़ा की। सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आला KP से मिलने से इनकार। सुहेल आफरीदी आपे से बाहर। बानी से मुलाकात ना कराने पर पार्लियामेंट ना चलने देने की धमकी दे दी। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। रद्द अमल में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने क्लास ले ली। कहा कि बानी PTI सियासी नहीं, मेगा करप्शन केस में जेल में हैं। PTI का मुतालबा गैर कानूनी और सुहेल आफरीदी का रवैया अफसोसनाक है। बानी PTI से मुलाकात का मामला। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आला KP से मिलने से इनकार। चीफ जस्टिस ने ना एडवोकेट जनरल ना किसी वकील से मुलाकात की। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहा कि सूबे की गवर्नेंस पर अपनी इंतजामिया से राबते में हूँ। जरदारी और शरीफ की तरह पैराशूट के जरिए नहीं आया। कैबिनेट मेंबर्स भी हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, उनके नाम पे उनको मिलने नहीं दिया गया। इससे पहले जो है कोर्ट के ऑर्डर्स होने के बावजूद इमरान खान साहब को उनकी बहन से भी नहीं मिलने दिया गया। PTI की एहतजाज की कॉल पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का शदीद रद्द अमल सामने आया। कहा बानी PTI सियासी नहीं, मेगा करप्शन केस में जेल गए हैं। PTI का मुतालबा गैर कानूनी और सुहेल आफरीदी का रवैया अफसोसनाक है। धरने में एक इलीगल डिमांड है, लीडर से मुलाकात कराई जाए। भाई वो जेल गया है एक मेगा करप्शन केस में। 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता एक शख्स है। आप कहने हमारी मुलाकात कराई जाए। अता तारड़ ने वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को बुज़दार +++ करार दिया। बानी से मुलाकात न कराने पर सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज। डिप्टी चेयरमैन सेनेट अरकान को खामोश कराते रहे। सेनेटर अली ज़फ़र बोले, मामला बहुत आगे चला गया है, जब तक जवाब नहीं आता सेशन नहीं चलने देंगे। जवाब में तारिक फजल चौधरी बोले, अडियाला जेल के हुकाम से बात की है, बानी PTI बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें कोई ख़तरा नहीं। उनकी सेहत और ज़िंदगी से मुताल्लिक़ सारी ख़बरें भारतीय और अफ़गान मीडिया ने फैलाई जो झूठी हैं। टेंशन इतना लेवल आगे चला गया है पूरी पब्लिक का कि अगर हम इस वक्त इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, इस वक्त जिसमें मैं बोल रहा हूँ, तो एक एक्सप्लोजन हो जाएगी। तो हम समझते हैं कि जब तक वो जवाब नहीं आता ये सेशन चलना नहीं चाहिए। सर, हमने उस पर प्रोटेस्ट करके वॉकआउट किया। लॉ मिनिस्टर आ जाए तो वो उसका जवाब देंगे। तो हम फिर फ़िलहाल सर इस इजलास में शामिल नहीं हो रहे। हम इस इजलास में जब तक मिनिस्टर साहब नहीं आते और हमें जवाब नहीं मिलता, हम इस इजलास में अनफॉर्चुनेटली शामिल नहीं हो सकते। लेट द लॉ मिनिस्टर कम। बात हुई है अडियाला जेल की सुपरिटेंडेंट से, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। ये खबरें इंडियन मीडिया ने उड़ाई हैं, बेस उन्होंने लिया है अफ़गान मीडिया का, और अफ़गान मीडिया को भी फीड जो है वो इंडियन मीडिया ने किया है। पाकिस्तान की मीडिया से ना ये खबरें आई हैं और ना यहाँ पे फैलाई गई हैं। किसी को भी अदालतों पर हमला आवर होने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। सेनेटर परवेज़ रशीद का वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा कि धरना देने से किसी की कोई मुलाकात नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, धरना खेलने के बजाय आवाम की खिदमत करें। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान भी सुहेल आफरीदी को PTI रुकन बनने के बजाय वज़ीर आला बनने का मशवरा दे रहे हैं। सियासी मशवरे करने हैं जी, हमें उनसे मुलाकात की इजाज़त दी, क्यों दी जाए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर ये धरनों से मुलाकातें करवाएंगे, शोर शराबे से मुलाकातों के लिए अपने रास्ते खोलेंगे, पाकिस्तान के किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो ताकत के ज़रिए अपनी बात को मनवाने की कोशिश करे। बात कानून की मानी जाएगी। काबीना बनाने के लिए और सियासी मामलात पे धरना कहाँ होगा, वफाक पे अगली दफ़ा जो है वो जुलूस कहाँ निकालना है, अगर वो उसके लिए आए तो ज़ाहिर है फिर मामलात और है ना। और कभी भी पाकिस्तान की खैर की खबर नहीं आती अडियाला से। जब भी वहाँ गुफ्तगू होती है पाकिस्तान के खिलाफ ही होती है। मेरा ख्याल है कि इमरान साहब के साथ जो भी सलूक हो रहा है जेल मैनुअल के मुताबिक हो रहा है। अगर मेरे नज़दीक हो तो वो बड़े संगीन जराइम है, आपकी सालमियत पर हमले के मुतरादिफ जराइम है। मैं ये समझता हूँ कि कानून की अमलदारी होनी चाहिए। जिन्होंने जो जराइम की हैं उनको उनकी सज़ाएँ मिलनी चाहिए और उसके ऊपर कोई रू रियायत नहीं होनी चाहिए। स्पीकर अयाज सादिक से अपोजिशन अरकान की मुलाकात। भाईचारे और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि सियासत से बढ़कर रवादारी का रिश्ता होता है। 2014 से आपसे राब्ते में हूँ और सियासत सारी उम्र नहीं होती, ये ख़त्म हो जाती है। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त देने का मामला उठाया। अपोजिशन वफ़द ने स्पीकर की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलतकारी की कोशिशों को सराहा।
دنیا کی کوئی طاقت سندھ کو پاکستان سے الگ نہیں کر سکتی۔ گورنر کی تعیناتی میں وزیر اعلیٰ یا کابینہ یا اسمبلی کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی گفتگو۔ کہا کہ بلاول کی ٹویٹ میں 18ویں ترمیم کا معاملہ شامل تھا۔ سندھ کرافٹ فیسٹیول کا انعقاد خوش آئند ہے۔ سندھ کی خواتین باصلاحیت ہیں، ان کی دستکاری دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ خواتین کو بااختیار بنانا ہماری ترجیح ہے۔ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ سندھ کو پاکستان سے الگ کر سکے۔ سندھ پاکستان بنانے والا ہے، اور کسی میں طاقت نہیں ہے کہ سندھ کی جو جغرافیہ ہے اس کو کسی طریقے سے بھی بدل سکے۔ اس میں صوبہ سندھ کے چیف منسٹر، صوبہ سندھ کی اسمبلی، صوبہ سندھ کے ایم پی اے کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ جو بھی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، جو ہماری آئین ہے اس میں لکھا ہوا ہے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کر کے اپوائنٹ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہوگا۔ باقی تو مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی، اس ٹویٹ میں یہ چیزیں شامل تھی، تو 27ویں میں شامل تھی، ریجیکٹ کر دیں۔ کلچر ڈپارٹمنٹ ان کو انوائٹ کرے، ڈفرینٹ آرٹیزنس کو، کرافٹسمن کو پورے سندھ سے، دیکھ کے کہ کس طریقے کی کرافٹمین شپ یہاں پہ موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا کام ہے ان کو مزید فروغ دیں۔ اے این پی نے 28ویں ترمیم کی مشروط حمایت کر دی۔ ترجمان انجینئر احسان اللہ خان نے خیبر پختونخوا نام تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ 18ویں آئینی ترمیم NFC ایوارڈ، صوبائی خود مختاری اور صوبائی حقوق سے متعلق تمام آئینی تحفظات بغیر کسی تبدیلی کے برقرار رکھے جائیں۔ پاکستان کا آئین کسی فرد واحد ذاتی اقتدار یا ادارہ جاتی بالادستی کے حصول کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ آئینی ترمیم کا مقصد صرف عوامی مفاد، صوبائی حقوق کا تحفظ، وفاقی انصاف اور جمہوری استحکام ہونا چاہیے۔ ANP صوبائی حقوق پر کوئی سمجھوتہ قبول نہیں کرے گی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے مباحثے میں بھی بھارت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاک بھارت مباحثے میں پاکستانی بیانیے کی جیت ہوئی۔ بھارتی طلبہ پاکستانی طلبہ سے ہار گئے۔ مباحثہ پاکستانی طلبہ نے 2/3 اکثریت سے جیتا۔ اسٹوڈنٹس یونین کے صدر موسیٰ ہراج کی قیادت میں 3 رکنی پاکستانی ٹیم نے نہایت مدلل انداز میں پاکستان کا مقدمہ شرکاء کے سامنے رکھا۔ پاکستانی ٹیم کو 106 ووٹ ملے، جبکہ بھارتی ٹیم کے حصے میں صرف 50 ووٹ آئے۔ آکسفورڈ یونین کی جانب سے پاک بھارت مباحثے کا اہتمام۔ پاکستانی طلبہ نے مباحثہ 2/3 اکثریت سے جیتا۔ مباحثے کا موضوع بھارتی پالیسی قومی سیکیورٹی کے لیے ہے یا عوامی جذبات بھڑکانے کے لیے رکھا گیا تھا۔ اسٹوڈنٹس یونین کے صدر موسیٰ ہراج نے پاکستانی ٹیم کی قیادت کی۔ 2 سابق صدور احمد نواز اور اسرار کاکڑ بھی ہمراہ تھے۔ تینوں طلبہ نے نہایت مدلل انداز میں پاکستان کا مقدمہ شرکاء کے سامنے رکھا۔ Pakistan is obsessed with its future. When Indian populism rehearses hostility, Pakistan has been rebuilding. Human Rights Watch analyzed in 2024 alone 173 speeches of Modi before the election. The Muslims are infiltrators. They threaten the safety of our children and daughters. بھارت نے اپنی ہائی پروفائل ٹیم واپس لے کر کم درجے کا نیا پینل میدان میں اتارا، جو مباحثے میں اٹھائے گئے سوالات کا خاطر خواہ جواب نہ دے پائے۔ پاکستانی طلبہ نے بھارتی پینل کو منطق اور دلائل کے ذریعے زمیں بوس کر دیا۔ طلبہ کی جانب سے ووٹنگ میں پاکستانی ٹیم کو 106 اور بھارت کو صرف 50 ووٹ ملے۔ نتائج ثابت کرتے ہیں کہ حقیقی علمی مباحثے میں پاکستانی نوجوان بھی بھارتی نظریہ سازوں پر بھاری ہیں۔ آکسفورڈ جیسے عالمی فورم پر پاکستانی طلبہ کی کامیابی واضح کرتی ہے کہ پاکستان کا فکری اور اخلاقی موقف مضبوط اور قابل اعتماد ہے۔ بھارتی وفد کی آکسفورڈ یونیورسٹی مباحثے سے اچانک بھاگنے پر بہت مایوسی ہوئی۔ پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا ہے کہ پاکستان ہمیشہ علمی اور ادبی بحث کے لیے تیار رہتا ہے۔ جنرل زبیر حیات اور ہنا ربانی کھر مباحثے میں شرکت کے لیے لندن پہنچ چکے تھے، لیکن بھارت نے کوئی واضح وجہ بتائے بغیر دستبرداری اختیار کر لی۔ انہوں نے کہا کہ انڈس واٹر ٹریٹی اور کشمیر سمیت کئی اہم نکات پر بحث ہونا تھی۔ اس وقت لندن میں موجود ہیں اور وہ تیار تھے آکسفورڈ جانے کے لیے۔ صبح ہمیں بتایا گیا، آکسفورڈ یونین سے پتا چلا کہ وہ انڈین تو آئے نہیں، وہ بیک آؤٹ کریں۔ وجہ نہیں بتائی گئی کہ کیا ہے۔ اب سوشل میڈیا میں بہت سارے ریزنز بتائے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں ابھی تک کنوے نہیں ہوا۔
अभी ज्यादा मायूसी हुई कि वो एक डिबेट या एक ओपन डिस्कशन से भाग गए। हम इसके लिए पूरी तरह तैयार थे, हम तैयार हैं। आइंदा भी कभी मौका मिलेगा तो पाकिस्तान इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। इस कामयाबी में मुझे खुशी बहुत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खुद कुछ धमाके के बाद FC हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा, यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी। वज़ीर दाखिला ने हमले की जगह का मुआयना भी किया। FC के अफसरान और जवानों से मुलाकात और इजलास की सदारत भी की। वज़ीर दाखिला को फितनल खवारिज का हमला नाकाम बनाने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी का कहना था कि शहादत पाने वाले तीनों जवानों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। शोहदा ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशतगर्दी के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। ई चालान के जारी करदा नोटिफिकेशन में कानूनी तकाजे पूरे न होने का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट में ई चालान से मुतालिक केस की समाअत में दरख्वास्त गुजार कानूनी सवालात उठा दिए। कहा कि अभी तक 2023 का नोटिफिकेशन काबिल अमल है, इसलिए जुर्मानों की रकम भी 2023 के मुताबिक ली जाए। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए इसी नौयत की दीगर दरखास्तों के साथ मुंसलिक करने की हिदायत कर दी। समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। ई चालान के खिलाफ केस सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। दरखास्त गुजार तारिक मंसूर एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहर में सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है, ट्रैफिक सिग्नल्स भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं, लेकिन अब तक 93,000 से ज़ायद ई चालान हो गए हैं। सिंध हुकूमत के मुताबिक ई चालान के जुर्माने का नोटिफिकेशन गज़ट में शाया नहीं हुआ। गज़ट में शाया न होने के बायस 2023 के मंजूर शुदा जुर्माने ही नाफिज होंगे। अदालत ने दरखास्त को इसी नौयत की दीगर दरखास्तों के साथ मुंसलिक करके समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र ई चालान के मामले पर फट पड़े। कहते हैं कि एक माह में 90,000 से ज़ायद चालान किए जा चुके हैं और दूसरी जानिब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है। इक़दाम को शहरियों के साथ ज़्यादती करार दे दिया। गज़ट हुआ नहीं है, लेकिन इसको पिछले 27 अक्टूबर से इसका ई चालान का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और आदाद शुमार बताते हैं कि 90,000 से ज़ायद चालान जो है वो पिछले पूरे एक महीने के अंदर हुए हैं। तो अब एक जानिब सूरत-ए-हाल ये हो कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल हो, ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल हो, ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहीं मौजूद ना हो, तो इसके अंदर बहुत सारे सकम हैं। अब एक गाड़ी खड़ी हुई 1 महीने से घर पे और उसका चालान भी पहुंच गया, तो ये क्या सिस्टम है भाई? तो वहाँ आप लोगों को इस तरह कर रहे हैं कि जब आपने अवेयरनेस दी नहीं लोगों को और अवेयरनेस मौजूद नहीं है, फैसिलिटी मौजूद नहीं है, शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है, सड़कें मौजूद नहीं है और जुर्माने आप कर रहे हैं ये दुबई के और न्यूयॉर्क के मेयार के मुताबिक कर रहे हैं और फैसिलिटी आप जो है वो दे नहीं रहे। ये तो ज़्यादती है कराची के शहरियों के साथ। कराची में ई चालान के मामले पर अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी और वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार आमने सामने। अली खुर्शीदी ने सिंध असम्बली के इजलास में कहा कि शहरियों से ज़्यादती बंद की जाए, ई चालान के जुर्माने कम किए जाएँ, इस मामले पर पार्लियामेंट की कमेटी बनाई जाए। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार बोले, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ को इस निज़ाम की तारीफ़ करनी चाहिए थी। कराची के शहरियों की जान बचाना चाहते हैं, हैदराबाद और सखर में भी चालान कर रहे हैं। स्पीकर साहब, जिस बाइक वाले के पास मडगार्ड या चेन कवर लगाने के पैसे नहीं है उसको 5-5 हज़ार रुपए का चालान पड़ेगा, तो हुकूमत डरा धमका के ये वाला काम करना चाह रही है, ऐसा ना करे। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है, पार्लिमानी कमेटी की तश्कील की जाए ताकि इस पे ये जो रैशनलाइज किया जाए, ये बहुत ज्यादा है चालान, तो खुदारा कराची के शहरियों पे रहम खाए। आप खुदारा इसमें जो चालान की मद में जो पैसे रखे गए उसको कम करने की जरूरत है। ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इसको पूरे कराची क्या पूरे सिंध में लेके जाए। अली खुर्शीदी साहब ने ये जो बात की है, यहाँ पर खास करके कराची ट्रैफिक का जो हम ई चालान सिस्टम लाए हैं, मैं समझता हूँ कि इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए था इसे। हम तो चाहते हैं कि कराची में शहरी को फ़ायदा हो और कराची में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो। एक्सीडेंट्स हो रहे थे, हमारे पास 2,500 पे मोटरसाइकिल चालान पर किस पर उनकी लाइफ के लिए कर रहे हैं। हैदराबाद है, सखर है, हम वहाँ पर भी चालान कर रहे हैं। कराची में डाकू राज बरकरार, डकैतों ने सफाकियत की इंतहा कर दी। गडाप टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, 7 साल बच्चा जख्मी, मुलजिमान मोबाइल फ़ोन और 15,000 रुपये लूट कर फरार हो गए।
रोशनियों का शहर या डकैतों की नगरी, बेखौफ खतर दंदनाते लुटेरों से मासूम बच्चे भी महफूज नहीं। गिडाप टाउन में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग, गोली लगने से 7 साला बच्चा जख्मी हो गया। शनाख्त मोहम्मद सरवर के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक बच्चा अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। मुल्जिमान ने लूट मार की, मुजाहमत पर गोलियां बरसा दी। एक गोली नन्हे सरवर की टांग को छू कर गुजरी। मुसल्ला मुल्जिमान मोबाइल फोन और 15,000 रुपए लूट कर बाआसानी फरार हो गए। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। पंजाब हुकूमत मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दामात कर रही है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी फ़ोर्स का क़याम अमल में लाया गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में क्लाइमेट समिट से खिताब। कहा कि स्मॉग पर काबू पाने के लिए खुसूसी इक़दामात किए गए हैं। एयर क्वालिटी की बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बरवक्त इक़दामात से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई है। Government, under the leadership of a very competent, able, efficient, active leadership, Maryam Nawaz Sharif, has been working in the field of climate resilience, development and social policy for last 1.5 years. अब हमारे पास मुकम्मल bring students to our green building where we have a smog room so that you can see that how IT, how technology is playing an important role in dealing with an issue like air quality and smog. जो हमारे पास environmental protection force with technology है, with data है, with equipment है, वो मुझे नहीं पता कि दुनिया में किसी भी मुल्क के पास इस किस्म की फोर्स मौजूद हो जिसको environmental protection force कहते हैं। मुल्क में बिजली सारिफीन की सहूलत और शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए 118 हेल्पलाइन सर्विसेज का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का कहना था कि यह सिस्टम पावर सेक्टर में खुद एहतसाबी के नए दौर का आगाज़ है। आज के बाद हर नाअहली सामने आएगी और उसकी जिम्मेदारी हमें उठानी होगी। तवानाई के शोबे में जिद्दत की जानिब अहम कदम। बिजली से मुताल्लिक अवामी शिकायत के हल के लिए हेल्पलाइन 118 को फाल कर दिया गया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने इफ्तिताह के मौके पर कहा कि जदीद निज़ाम के जरिए बिजली के शोबे से मुताल्लिक शिकायत मुफ्त दर्ज करवाई जा सकेंगी। सार्फिन अपनी शिकायत को ट्रैक एंड ट्रेस भी कर सकेंगे। ये जो आपका प्रोग्राम है, इसमें एक एक लाइनमैन और ALM तक हमारी एक एक गलती बिल्कुल सामने आ जाएगी। इसकी एक एक जो नाअहली होगी, एक एक काम जो नहीं सही होगा, वो सब हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी। उसके ऊपर फिर स्टेप्स भी हमें उठाने पड़ेंगे, चाहे हमें अच्छे लगे या ना लगे। नई हेल्पलाइन में सार्फिन नुमाइंदे के बगैर बराह रास्त सिस्टम में शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है और डेटा में किसी भी किस्म की हेर फेर इस सिस्टम की अफादियत को मुतासर कर सकती है। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि नया सिस्टम न सिर्फ शिकायत के हल का मुअस्सर जरिया होगा बल्कि पावर सेक्टर में कारकर्दगी के नए मयार भी कायम करेगा। FPCCI के ओहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौहर एजाज ने कहा कि हम दोबारा टेक ऑफ की पोजीशन में आ गए हैं। इस वक्त 1.8% सालाना ग्रोथ है जो बहुत कम है। हमारी दरामदात 80 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। मियां अंजुम निसार बोले, मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। माशी बेहतरी के लिए मशावरत का अमल ज़रूरी है। SM तनवीर ने कहा कि हुकूमत के साथ मिलकर IMF से जान छुड़ानी है। पाकिस्तान की बका की जंग लड़नी है, पाकिस्तान की तरक्की की जंग लड़नी है कि हमने अपनी बिजनेस कम्युनिटी के अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। जंग ये लड़नी है कि हमने इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स को दोबारा हमने शुरू करना है, उसके बाद दुनिया आएगी। बहुत सारे जो नेशनल इश्यूज हैं जिसमें हमारी इंडस्ट्री और वो नया हमारा आज का मकसद अंजुम निसार साहब का और भाई का हमारा मकसद है कि अब हम ये 14 राटें खत्म करें और मुल्क के लिए काम करें। मुल्क में महंगाई का जोर बरकरार। हफ्तेवार महंगाई की शरह में इजाफा। गुज़िश्ता हफ्ते मज़ीद 14 अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गई हैं। मुल्क में महंगाई की रफ्तार को ब्रेक न लग सकी। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.7% इजाफा। सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 4.32% तक पहुँच गई। विफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। गुज़िश्ता हफ्ते बिजली, LPG, दाल, मूंग, घी, चीनी और मटन समेत 14 अशिया ज़रूरिया के दाम बढ़ गए। आटा, टमाटर, प्याज, आलू, नमक, दाल चना, लहसुन और अंडों समेत 12 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत समेत 25 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं।
کمپٹیشن کمیشن نے شوگر ملوں کا کارٹل پکڑ لیا۔ پنجاب کی 10 شوگر ملوں کو کارٹل بنانے پر شو کاز جاری کر دیا گیا۔ 14 روز میں جواب طلب۔ شوگر ملوں نے گنے کی کرشنگ میں تاخیر کا فیصلہ گٹھ جوڑ بنا کر کیا۔ ملوں نے کارٹل بنا کر گنے کی قیمت 400 روپے فی من فکس کی۔ شوگر ملوں کا کارٹل بے نقاب، کمپٹیشن کمیشن کا بھرپور ایکشن۔ پنجاب کی 10 شوگر ملوں کو کارٹل بنانے پر شو کاز جاری کر دیے گئے۔ 14 روز میں جواب بھی طلب کر لیا گیا۔ بیان میں کہا کہ شوگر ملوں نے گنے کی کرشنگ میں تاخیر کا فیصلہ گٹھ جوڑ بنا کر کیا۔ ملوں نے کارٹل بنا کر گنے کی قیمت 400 روپے فی من فکس کی۔ گنے کی قیمت مقرر کرنے میں کسانوں کو نظر انداز کیا گیا۔ شوگر ملوں نے 10 نومبر کو فاطمہ شوگر ملز میں خفیہ میٹنگ کی۔ کارٹل بنا کر قیمتیں فکس کرنا کمپٹیشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، جس سے چینی کی مصنوعی قلت کا خدشہ ہے۔ پاکستان 2026-27 کے لیے ECO وزرائے خارجہ کونسل کا چیئرمین منتخب ہو گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 29ویں ECO قوم اجلاس میں پاکستان کا متفقہ انتخاب ہوا۔ اجلاس کی سربراہی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کی۔ وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان 2026 میں ECO کونسل آف منسٹرز کے آئندہ اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ ہانگ کانگ کے رہائشی کمپلیکس میں لگنے والی خوفناک آگ پر 2 روز بعد قابو پا لیا گیا ہے، تاہم ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 128 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اب بھی متعدد افراد لاپتہ ہیں۔ متاثرہ عمارتوں میں امدادی کارروائیاں جمعے کے روز بھی جاری رہیں، جہاں اہل خانہ اپنے پیاروں کی تلاش میں اسپتالوں کے چکر لگاتے رہے۔ بدھ کی دوپہر ضلع تائپو کے وانگ فلک کوٹ ہاؤس اسٹیٹ کی آگ تیزی سے پھیلی اور 36 منزلہ 8 عمارتوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ تقریباً 40 گھنٹے بعد حکام نے آگ پر قابو پانے کا اعلان کیا۔ امدادی ٹیموں نے ملبے سے مزید لاشیں نکالی، جبکہ 50 سے زائد زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جن میں 12 کی حالت تشویشناک ہے۔ کھیل کے میدان سے خبر ہے، پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ٹرائی نیشن سیریز کا فائنل آج کھیلا جائے گا۔ پنڈی اسٹیڈیم فائنل کی میزبانی کرے گا۔ سلمان علی آغا کی کپتانی میں بابر اعظم، فخر زمان، سائم ایوب جیسے بیٹرز پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے تیار۔ سری لنکا کے پاس راجکسپا پالنگے اور دیگر کھلاڑی موجود ہیں۔ میچ 6 بجے شروع ہوگا۔ ٹرائی نیشن سیریز کے فائنل سے قبل ٹرافی کی رونمائی ہوئی۔ پاکستان اور سری لنکا کے کپتانوں نے ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوائی۔ کپتان قومی کرکٹ ٹیم سلمان علی آغا میچ میں جیت کے لیے پرعزم، کہا کہ پچھلے 2-3 مہینے سے اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں، تمام کھلاڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ٹیم کا مورال بلند ہے۔ سری لنکن کپتان کا کہنا تھا کہ پاکستان مضبوط حریف ہے، فائنل میں اچھی کارکردگی دکھانے کی کوشش کریں گے۔ پاکستانی کمیونٹی نے دبئی کے رہائشیوں کے ساتھ مل کر متحدہ عرب امارات کی عید الاتحاد منائی۔ اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ دبئی میں مقیم لوگوں نے UAE اور پاکستان کی دیرینہ دوستی بول نیوز سے بات چیت کی۔ ان کا اس وقت کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ UAE جو ہے ہمارا سیکنڈ ہوم ٹاؤن ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ 54th ہم اتحاد الوطنی کے نام دیا گیا اس بار سیلیبریشن کو، تو ہم آج اکٹھے ہیں سارے پاکستانی الحمدللہ اور بہت خوش ہیں، اور اس کو ایسے ہی انجوائے کر رہے ہیں جیسے ہم پاکستان میں انجوائے کرتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ کر رہے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے UAE کو، اور UAE زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔